हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर एजुकेशन। मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में, क्योंकि बहुत खास इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, 6 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की नियुक्ति हुई। सवाल ये नहीं है कि जजेस की नियुक्ति किनकी हुई है, सवाल ये जरूरी है कि नियुक्ति होती कैसे। हाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके अंदर पे। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ जानना चाहते हैं तो और बेहतर है। आपको पूरी डिटेल दी जाएगी इस वीडियो पर, तो बने रहेंगे एंड तक। तो सवाल हमारा यही है कि हाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड इन इंडिया। बात करते हैं तो करंट इश्यू से कि ये मुद्दा हम लेकर क्यों आ रहे हैं। मुद्दा लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसी समय पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, ये 2 नए जजेस की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेस की स्ट्रेंथ है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 32 जजेस थे, 2 जज ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, तो उन 2 वैकेंसी को भरने के लिए 2 जजेस की नियुक्ति की गई है। जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनको लाया गया है गुवाहाटी से। ये गुवाहाटी में हाई कोर्ट में थे और ये साहब थे गुजरात हाई कोर्ट में, तो इन दोनों को लाया गया है। तो जस्टिस जे.बी. पारदीवाला जो है, ये वन ऑफ द यंगेस्ट अपॉइंटमेंट है जजेस की, जिनकी उम्र अभी 56 साल है। तो ये 65 साल की उम्र तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंटेड रह सकते हैं। तो ये लगभग 9 से 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंटेड रहेंगे। तो ये 2 करंट इश्यूज थे। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई मंथ में कौन से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट किया गया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला, जे.बी. पारदीवाला। तो ये तो हो गया करंट इश्यू। अब बात करते हैं कि एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। सिस्टम कैसा ही काम कैसे करता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो बात करते हैं, पहले यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 124(2), इसमें दिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति खुद नहीं करते, वो रिकमेंडेशन लेते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिससे वो बेहतर समझे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी राय लेंगे जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और साथ में हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालयों के किसी भी जज की वो राय ले सकते हैं। प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है, उनकी अहमियत ज्यादा होती है। और उन सभी राय मशवरे पे रिकमेंडेशन के बाद जिनका नाम सामने आता है उनको राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर देते हैं। ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने कोई रूल है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास तरीके का रूल स्पेसिफाई नहीं किया या उसको डायरेक्टली नहीं बताया गया क्लियरली। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते थे, एक टाइम को याद रखेंगे, एक ईयर को हम याद रखेंगे, 1973 के पहले पहले जो भी जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते थे, वो उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, उनको इंडिया का चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। लेकिन 1973 में जब केशव नंदा भारती केस आया था, जो एक बहुत पॉपुलर केस है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक वीडियो बनाए, डिटेल वीडियो केशव नंदा भारती केस पे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर बिंदास कमेंट कर सकते हैं। केशव नंदा भारती केस आया था 1973, टू बी वेरी स्पेसिफाइड, ये आया था अप्रैल मंथ के 1973 में। और जहां पर इसके आने के बाद, अब ये मुद्दा क्यों, इस केस में टोटल जो रिजल्ट आया था वो 7:6 में आया था। मतलब 7 लोग एक मुद्दे पर फेवर करते थे और 6 लोग उसका अपोज करते थे। 7-6 से ये केस जो हुआ था, केशव नंदा भारती केस का फैसला हुआ था, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी। 6 जजेस ने ना कहा था, 7 ने हाँ कहा था, तो 7 की जीत हो गई और 6 की हार हो जाती। इसी 6 जजेस में ए.एन. रॉय साहब थे जो अपोज कर रहे थे इस केस का, और उन्हीं रॉय साहब को इस केस के बाद बना दिया गया था भारत का चीफ जस्टिस, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जब ये केस का फैसला आया था, उस समय एस.एम. सिकरी साहब इसके चीफ जस्टिस थे भारत के, ठीक है। तो फैसले के बाद जो अपोज कर रहे थे जजेस, उनमें से एक जज जिसका नाम था ए.एन. रॉय, उनको बना दिया गया था भारत का चीफ जस्टिस। तो उसके बाद ये मामला शांत हो गया। शांत नहीं हुआ, उसमें एक नई चीज उबल के आती है, वो ये कि जो रॉय साहब थे, उनकी जो सीनियरिटी में अगर हम देखा जाए तो सीनियरिटी में 4th रैंक पर आते थे। इनके ऊपर 1, 2, 3 जजेस और थे। तो 73 के बाद जो सिस्टम था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। लेकिन इस केस के बाद थोड़ा सा बदलाव ये आ गया कि जो सीनियर मोस्ट थे उनको स्किप करके, बाईपास करके, जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी पे थे उनको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उससे ये बात क्लियर हो गई कि देश में सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, वो कैसे भी बन सकते हैं और कोई भी बन सकता है। तो ये बात लोगों के दिमाग में आ गई थी। इसके बाद जब ये फैसला हो गया, जब ये केस आ गया, जब ये जज बन जाते, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, इसके बाद एक बहुत फेमस 3 जजेस केस आता है। 3 जजेस केस अलग अलग साल पे आता है। सबसे पहला आता है 1981 पे, फिर आता है अगला 1993 में, फिर अगला आता है 1998 में। तो इसे पॉपुलरली 3 जजेस केस कहा जाता है। तो हम समझाते हैं उसमें। तो 3 जजेस केस जो होता है, पहले केस में जब पहला केस का फैसला आता है, गुप्ता जी वर्सेस यूनियन, इंडियन यूनियन की बात होती है, जब फैसला आता है उस फैसले में यह कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में या ट्रांसफर पे, उसके तबादले में या उसकी नियुक्ति में खास रोल प्ले नहीं करेगी। तो इस केस से क्या समझ में आ गया कि जुडिशरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस, न्यायपालिका से ज्यादा अहमियत यहां पर एग्जीक्यूटिव को, मतलब कार्यपालिका को दी जा रही थी। कहां पर? 1981 के गुप्ता वर्सेस इंडियन यूनियन केस में। दूसरा केस आता है 1993 में। इस केस में याद रखना, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस में बताया गया कोलिजियम सिस्टम के बारे में, और यह बोला गया कि जब भी किसी जज को अपॉइंट करना हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना हो या ट्रांसफर करना हो, नियुक्ति करनी हो या उसका तबादला करना होगा, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आपको क्या करना होगा? उनकी रिकमेंडेशन को मानना होगा। तो यही हुआ आपका क्या? कोलेजियम सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे थे कि इस तरीके से नियुक्ति होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जजेस, न्यायाधीशों के साथ मिलकर वो रिकमेंडेशन देंगे और उस जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर लिया जाएगा। 1998 में के.आर. नारायण जी की जब यहां पर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राय मशवरा लिया किससे? सुप्रीम कोर्ट से। मैं परामर्श लेना चाहता हूं कि ये जो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, ये परामर्श वर्ड को आप सही से डिफाइन करें। तो वहां पर जब इस केस की बात हुई तो वहां बोला गया कि बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर क्या करेंगे? एक जज को चुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस जज की नियुक्ति होगी, किस न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, किसका तबादला होगा। उन सभी चीजों का रिकमेंडेशन जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मिलकर ही एक फैसला लेंगे और उसी जज को अपॉइंट किया जाएगा। यह था कोलिजियम सिस्टम का प्रेजेंट ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो कुछ इस तरह से बना होता है और इसी सिस्टम को आज भी अपॉइंटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाकर एक मुद्दा आया था, एक नया बिल आया गया था, एक एक्ट बना था जिसका नाम दिया गया है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मतलब राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। बट ये कब बनाया गया था? संविधान में संशोधन करके। कौन से नंबर का था? 99वां संविधान संशोधन, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत NJAC बनाया गया था, जिसमें जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक अलग सी बॉडी बनाई गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के उसे हटा दिया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो सेपरेट करने का मुद्दा था, जो बात थी, वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रही थी, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के हटा दिया गया और बोला कि अब से जजेस की अपॉइंटमेंट जो होगी वो कोलेजियम सिस्टम के तहत ही की जाएगी। अब आपसे एक सवाल है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि NJAC कौन से ईयर में लाया गया था? कौन से ईयर में NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मतलब राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग, किस वर्ष में लाया गया था और यह संशोधन कौन से वर्ष में किया गया था? कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा, ओपन है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम, जिस तरीके से जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये आपने सीख लिया। एक खास चीज जान लीजिएगा, जो एक फैक्ट है जो आपको इस साल बहुत यूजफुल रहेगा। कौन से ईयर में? 2022 में। अगर हम देखें, आज की तारीख है 11 मई 2022, तो आज हमारे देश के चीफ जस्टिस मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है NV रमन्ना। ठीक है, ये है आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका रिटायरमेंट होने वाला है अगस्त 2022 में, रिटायर होने वाले हैं 2022 अगस्त में। इनका नाम है UU ललित, उदय उमेश ललित। जब ये हटेंगे तो ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये रिटायर हो जाएंगे नवंबर 2022 में। मतलब मात्र 3 महीने के लिए बनने वाले हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो बनेंगे ये DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगले 2 सालों के लिए यही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
याद रखिएगा। तो क्या हुआ 2022 में और इस लगातार इस आने वाले 3 महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 महीने में भारत जो है ये 3 मुख्य न्यायाधीशों को देखने वाला है। पहले कौन है, अभी कौन है, एनवी रमन्ना। इनके जाने के बाद कौन आ जाएंगे, यू ललित। इनके जाने के बाद कौन आ जाएंगे, डीवाई चंद्रचूड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा अद्वैत एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।